छात्र विचार के मंच से आप सभी को स्वागत और जय माता दी की। मध्यकालीन राजवंशों की एंसेस्ट्री पर जो विवाद फैब्रिकेट किए गए हैं तो गुर्जर शब्द को लेकर, उन पर हमने एक सीरीज की 10 वीडियोस की। इसी पक्ष को समझने के लिए सारे साक्ष्यों और तर्कों सहित there is a playlist on this channel which has all those 10 videos. That playlist is 8.5 hours of content, which establishes that the word Gurjar has always been a place and not an ancestry. It is only in the 16th century that a caste named Gujar is referred to for the first time. And we also saw the pastoral background of that Gujar caste as their contemporary medieval observers have noticed, and as their own collective memory has reflected in various texts. तो दावे करने वाले जब अपनी बात को साबित नहीं कर पाते, दावों का खंडन हो जाता है, तो खींच में बार बार पूछा जाता है तुम अपनी बात साबित करो। अगर गुर्जर कोई जाति जनजाति नहीं थी और प्रतिहार, परमार, चौहान, सोलंकी, चंदेल, चावड़ा और तोमर राजवंश, ये सब अगर गुर्जर नहीं थे तो कौन लोग थे फिर? राजपूत थे तो उसके साक्ष्य क्या है, क्या आधार है? अब उस पहलू को देखने का समय आ गया है। I'll share my screen. Okay. We'll take 3 episodes to cover this. First, we'll go through the evidence. Then we'll form the inference based on that evidence. So today's episode will traverse up to the 8th century AD. Okay. Let's move. पहले तो मैं आपसे कलेक्टिव मेमोरी की बात फिर से करूंगा, दिस टाइम इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ राजपूत्स। किसी भी समाज की, सोशल ग्रुप की एक कलेक्टिव मेमोरी होती है विच इज वेरी रेजिलियंट। द रीजन इज देयर इज इनहेरेंट रिडंडेंसी because of being a group, a large number of people, there is inherent redundancy, so that memory is pretty resilient. यानी उस कलेक्टिव मेमोरी में जब किसी न किसी रूप में लिखित ग्रंथ, मौखिक परंपरा या पिक्टोरली उस सोसाइटी ने, उस ग्रुप ने सैकड़ों हजारों सालों में क्या किया और उनके साथ क्या हुआ, their actions as well as their experiences, ये दोनों जब दर्ज होते हैं so it doesn't get erased. उत्तर भारत के समाज की कलेक्टिव मेमोरी जो है, ये राजपूतों पर ऐसी कोई नई नवेली बात नहीं कहती जिसे साबित करना पड़े। आइडियली देयर इज नो नीड टू इवन प्रूव इट। और हजारों वर्षों से जो बात पीढ़ी दर पीढ़ी कॉमन नॉलेज के रूप में सब जानते मानते आए हैं, वही बात मैं कर रहा हूँ। So, बिफोर वी मूव ऑन, मैं फॉर्मली अपना स्टेटमेंट ऑफ पोजीशन रख देता हूँ जो आपकी स्क्रीन पर भी है। मध्यकाल में उत्तर भारत को राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व, पॉलिटिकल एंड मिलिट्री लीडरशिप, ये देने वाले लगभग सभी राजवंश, केवल प्रतिहार या परिहार, परमार, चौहान, सोलंकी, चंदेल, चावड़ा और तोमर नहीं, बल्कि कच्छप घात या कछवाहा, गोहिलोत, सिसोदिया, राठौड़, भाटी, कलचुरी, डोगरा आदि ये सभी क्षत्रिय राजवंश थे, जाति से राजपूत थे। पूरे मध्यकाल में क्षत्रिय और राजपूत पर्यायवाची यानी सिनोनिमस थे। These words were used interchangeably. Both the words Kshatriya and Rajput, also known as Rajputra, they meant one and the same thing. Okay, so that's the statement of position. Now we'll go about proving it. तो देखिए, राजपूतों की उत्पत्ति पर विवाद खड़ा करने के प्रयास नए नहीं है, ये पहले भी होता आया है काफ़ी समय से। राजपूतों को पहले तो शक और हूणों जैसे विदेशियों से जोड़ा गया। जब उसका खंडन हो गया तो आदिवासियों से निकास बताया गया। यानी मोटे तौर पर जो भारत की सामाजिक व्यवस्था में राजपूतों का पारंपरिक स्थान रहा है,
द एक्चुअल ट्रेडिशनल प्लेस इन द सोसाइटी, उससे हटकर कोई भी मूल बताने के कुतर्क आजकल आपको जरूर सुनने को मिल जाएंगे। तो इस जाति का जो नाम है राजपूत, ये संस्कृत के राजपुत्र शब्द का अपभ्रंश रूप है, ऐसा बताया जाता है। अब क्या ये राजपुत्र शब्द कभी राजपूत बना? अगर हाँ तो कब और कैसे? इतिहास में कब, किस कॉन्टेक्स्ट में इस शब्द के क्या मायने रहे, ये सब देखना जरूरी है। सो विल बिगिन विद द एटिमोलॉजी ऑफ द वर्ड। ओके, राजपुत्र शब्द की व्युत्पत्ति। देखिए, ये शब्द जो है राज और पुत्र दो शब्दों के योग से बना है, कंजंक्शन ऑफ टू वर्ड्स, राज एंड पुत्र। और इसका एकदम सीधा तकनीकी अर्थ लगाएंगे तो कह सकते हैं कि जो राजा का पुत्र हो या ऐसा माना जाए, उसे राजपुत्र कहा जाए। तो इस हिसाब से तो राजपुत्र और राजकुमार यानी प्रिंस, ये आपको सिनोनिमस लगेंगे, भी एक ही बात है। लेकिन हम जानते हैं कि मानव इतिहास की कोई भी कहानी इतनी सरल तो होती नहीं। तो आगे की विवेचना के लिए इतिहास में गोता लगाएंगे, बिकॉज टू इंटरप्रेट द राइट मीनिंग you have to sit in the context and look from that prism. That's important. So what we'll do is we'll traverse sequentially through the whole timeline of Indian history, okay, and see how things are. Right. तो राजपुत्र शब्द का सबसे पहला उल्लेख मिलता है ऋग्वेद पर बने ऐतरेय, तैत्तिरीय और शतपथ ब्राह्मण जैसे ग्रंथों में। एंड यहाँ मैं एक उदाहरण ले रहा हूँ ऐतरेय ब्राह्मण के 7वें अध्याय का। तो उसमें एक वृत्तांत आता है जिसमें शुनशेप नाम के एक बालक हैं, उनके पिता ऋषि विश्वामित्र जी से बात करते हैं, और बात करते हुए वो विश्वामित्र जी को राजपुत्र कहते हैं। यू कैन सी द अंडरलाइन पार्ट्स ऑन द स्क्रीन। तो ये बातचीत जब हो रही है उस समय राजा कौशिक यानी ऋषि विश्वामित्र, वो राजपाट त्याग चुके थे, वो ऋषि बन चुके थे। यानी इस समय विश्वामित्र जी ना तो कोई राजकुमार थे, ना ही वो राजा थे, लेकिन फिर भी उन्हें राजपुत्र कहा गया। अच्छा, राजपुत्र कहने से पहले विश्वामित्र को इसी अध्याय में ऋषि भी कहा गया है। एक यज्ञ हो रहा था, उस यज्ञ का होतर विश्वामित्र जी को बनाया गया। उसके श्लोक भी आपकी रेफरेंस के लिए स्क्रीन पर है। अब यहाँ ध्यान देने की एक और बात है कि इस घटना के समय विश्वामित्र जी के पास भूमि संपत्ति थी, क्योंकि विश्वामित्र जी क्या कर रहे हैं, मृत्यु उपरांत संपत्ति पर जो ज्येष्ठ अधिकार होता है, वो अधिकार विश्वामित्र जी शुनशेप के पिता को देते हैं। ठीक है, दैट्स एट द बॉटम ऑफ द स्लाइड। तो फिर इसी बातचीत के कॉन्टेक्स्ट में राजपुत्र शब्द का प्रयोग हुआ है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दिस शोज दैट राजपुत्र का अर्थ जो है यहाँ समाज के एक ऐसे वर्ग के लिए हुआ है जिसके पास हमेशा भूमि रखने का अधिकार था, अ लैंड ओनिंग जेंट्री ऑफ द सोसाइटी। ओके, तो ये उदाहरण हमें दिखा देता है कि राजपुत्र का अगर आप एक सिंपल लिटरल तकनीकी अर्थ लेकर यानी राजकुमार मानकर आप अंधाधुंध सब जगह चिपकाएंगे तो फिर अर्थ का अनर्थ हो जाता है। आगे चलते हैं। ये है रामायण का बालकांड, उससे एक प्रसंग है। तो यहाँ क्या हुआ है, वही ऋषि विश्वामित्र अब एक राजा त्रिशंकु को राजपुत्र कहते हैं। और इस उल्लेख से ठीक पहले के जो दो श्लोक हैं उनमें त्रिशंकु को राजा भी कहा गया है। तो अब इस बार भी राजपुत्र का अर्थ राजकुमार नहीं हो सकता, बिकॉज ऑब्वियसली त्रिशंकु एक ही समय पर राजा और राजकुमार दोनों नहीं हो सकते, कॉमन सेंस। इसी तरह से आप कुछ और एग्जांपल्स देखें, बिकॉज आई हैव नॉट कवर्ड ऑल द एग्जांपल्स। वो सब अगर मैं सारे एग्जांपल्स लेता तो महीनों लग सकते थे। सो आई हैव जस्ट टेकन सेलेक्ट एग्जांपल्स। तो कुछ और एग्जांपल्स अगर आपको देखने हो तो यजुर्वेद पर जो कथक संहिता बनी है, दैट्स अनदर टेक्स्ट जहाँ आपको
राजपुत्र शब्द का अलग अलग संदर्भों में प्रयोग मिल जाता है और भी कई वैदिक ग्रंथों में मिलता है. So I'll just quickly move on to the next example. यहाँ स्क्रीन पर नीचे की ओर जो श्लोक आपको दिख रहा है ये महाभारत के वन पर्व से लिया है. वन पर्व में एक छोटा सा आख्यान आता है रामोपाख्यान नाम से. उसमें प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी जब वानर राज सुग्रीव से विदा लेते हैं तो उस समय इन्हें राजपुत्र कहा गया है. जो संस्कृत का द्विवचन होता है उसमें राजपुत्र शब्द आया है यहाँ पर. ठीक है, यानी दो राजपुत्र आइडेंटिफाई हुए हैं, श्री राम और श्री लक्ष्मण. अब यहाँ व्हाट यू वांट टू नोटिस इज राजा और राजन जैसे शब्द. ये शब्द जो है ये वानरों के राजा सुग्रीव के लिए भी प्रयुक्त हुए हैं. ठीक है, विच यू कैन सी एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन. जो तीसरा उदाहरण है, तो वानरों के अपने राज्य भी थे, उनके अपने राजा भी थे, लेकिन वानरों में कभी किसी को राजपुत्र नहीं कहा गया. न बाली को, न सुग्रीव, न अंगद, न किसी और युवा वानर को कभी ऐसा कहा गया, किसी को नहीं. अब अगर राजपुत्र शब्द का अर्थ केवल राजकुमार ही होता तो ऐसे में फिर राजपुत्र शब्द के प्रयोग में अंतर नहीं आता कि मनुष्यों में राजपुत्र यानी राजकुमार है पर वानरों में तो नहीं है. जबकि मनुष्यों की तरह वानरों में भी राजा तो होता है, राइट, जो आप तीसरे श्लोक से स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहाँ श्री राम लक्ष्मण जी से बात करते हुए सुग्रीव को जब एड्रेस करते हैं थर्ड पर्सन में तो वानर राज कहा है सुग्रीव को. तो अर्थ ये हुआ कि राजपुत्र जो है ये केवल राजा के बेटे यानी राजकुमार को नहीं बल्कि मनुष्यों की सामाजिक व्यवस्था के एक भाग को कहा गया, अ सेक्शन ऑफ द ह्यूमन सोसाइटी. यही कारण है कि वानरों में देखें तो मनुष्यों की तरह राजा तो मिल जाता है लेकिन राजपुत्र शब्द का प्रयोग नहीं पाया गया. राजपुत्र नाम का कोई सामाजिक वर्ग वानरों में नहीं था. अगला देखते हैं. महाभारत के ही शांति पर्व में अध्याय 63 चैप्टर 63, इसमें भीष्म पितामह युधिष्ठिर को गुणी शासक बनने के बारे में उपदेश देते हैं कि जो व्यक्ति गुणी शासक बनना चाहे उसे शूद्र, वैश्य और राजपुत्र तीनों से उचित सहयोग लेना चाहिए. तीनों में से कोई भी अपना कार्य ना करे तो ऐसे राज्य और राजा पर हरि कृपा नहीं होती. दिस इज व्हाट ही सेज. तो शूद्र और वैश्य की भांति यहाँ आया राजपुत्र भी ऑब्वियसली समाज के एक वर्ग को कहा गया है जो शूद्रों और वैश्यों की तरह शासन और समाज में अपना योगदान देता है, अपना काम करता है, लाइक एनी अदर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. तो अनुवाद करने वाले विद्वानों ने भी when they were translating उन्होंने श्लोक के ट्रांसलेशन में राजपुत्र शब्द का अर्थ करते हुए, अगर आप ध्यान दें नीचे ट्रांसलेशन पे, तो उन्होंने क्षत्रिय शब्द का प्रयोग किया है. So, like I said in the statement of position initially, both these terms are becoming synonymous. Okay. Next one. अब यहाँ महाभारत के उसी अध्याय में भीष्म पितामह समाज के अलग अलग वर्गों के लिए भिक्षुक जीवन की पात्रता बताते हैं. The eligibility criteria for leading a life where you ask for alms, sort of begging, you can say that's a crude translation of it. तो अब उस चीज़ का अनुवाद वो आपकी स्क्रीन पर नीचे की ओर है. तो पहले मैं चाहूँगा आप थोड़ा सा समय लेकर नीचे जो हिंदी का अनुवाद है उसे एक बार पढ़िए. तो भीष्म पितामह युधिष्ठिर को कहते हैं, राजेंद्र, पूर्वोक्त धर्मों का आचरण करने वाले शूद्र के लिए तथा वैश्य और क्षत्रिय के लिए भी भिक्षा मांगकर निर्वाह करने का विधान है. अब ऊपर आप इसके ठीक ऊपर जो संस्कृत का ओरिजिनल वर्स है वो देखिए. तो अब श्लोक में देखिए कि ट्रांसलेशन में जो क्षत्रिय शब्द प्रयोग हुआ है ये शब्द ओरिजिनल श्लोक के किस वर्ड के लिए, किस शब्द के लिए कहा गया है. सो इफ यू नोटिस द लोअर लाइन सेज तथा वैश्यस्य राजेंद्र राजपुत्रस्य चैषहि. श्लोक में शब्द है राजपुत्र, शूद्र, वैश्य और राजपुत्र आया है. तो हिंदी अनुवाद में जो क्षत्रिय लिखा है
वो श्लोक के किस शब्द के लिए आया है? राजपुत्र के लिए। अच्छा, इसकी पुष्टि भी हो जाती है अगर आप कॉन्टेक्स्ट देखना चाहें तो या व्हाट यू आर सीइंग ऑन द राइट, ये महाभारत के उसी अध्याय में 2 श्लोक ऊपर ही भीष्म पितामह के शब्द हैं। सो दिस इज वेयर ही इज सेटिंग द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कन्वर्सेशन। वो युधिष्ठिर से कहते हैं, एंड आई एम कोटिंग, पांडुनंदन, जो राजा अपने राज्य में तीनों वर्णों ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के द्वारा शास्त्रोक्त रूप से आश्रम धर्म का सेवन कराना चाहता हो, उसके लिए जानने योग्य जो चारों आश्रमों के लिए उपयोगी धर्म है उनका वर्णन करता हूँ, सुनो। यानी यहाँ समाज के वर्गों की बात हुई है, द वाइडर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, और उसी कड़ी में आगे चलकर फिर श्लोकों में जैसा हमने अभी देखा क्षत्रिय वर्ग के लिए शब्द आता है राजपुत्र। ओके, टेकिंग द नेक्स्ट वन। राइट, ये महाभारत के आदि पर्व में राजा दुष्यंत ऋषि विश्वामित्र की पुत्री शकुंतला, उनको राजपुत्री कहते हैं। अच्छा, इस संवाद के समय, और सिर्फ उस समय नहीं बल्कि उससे पहले शकुंतला का जो जन्म हुआ है उस समय भी, व्हेन शी वाज बोर्न, उस समय भी विश्वामित्र जी ना तो राजा थे, ना ही वो कोई क्षात्र कर्म कर रहे थे। वो बहुत पहले एक ऋषि बन चुके थे जब शकुंतला का जन्म हुआ। तो उनकी बेटी शकुंतला शुरू से ही आश्रम में पली बड़ी थी। अब इस सब के बाद भी शकुंतला को फिर भी राजपुत्री कहा गया है। सो दैट वर्स फ्रॉम महाभारत इज ऑन योर स्क्रीन। अच्छा, उसी पर्व में ययाति जो है वो शकुंतला को अपना परिचय देते हैं। ही इंट्रोड्यूसेस हिमसेल्फ, और परिचय देते हुए वो कहते हैं कि मैं राजा और राजपुत्र हूँ, विच इज द सेकंड श्लोक ऑन योर स्क्रीन। सो द वर्ड्स आर राजा हम राजपुत्रश्च। फिर वही बात आ जाती है, अगर राजपुत्र का अर्थ राजकुमार होता है, प्रिंस होता है बस, तो एक ही समय पर कोई राजा और राजकुमार दोनों कैसे हो सकता है? ठीक। अब देखिए, ये जो एपिक टेक्स्ट्स हैं, महाभारत रामायण वगैरह, इन ग्रंथों का लिपि काल जो है, यानी आज जैसे मिलते हैं वैसे कब लिखे गए, उस पर ध्यान दें तो कई विद्वान इन ग्रंथों को प्राचीन काल की अंतिम सदियों में लिखा मानते हैं, मीनिंग द लास्ट सेंचुरीज ऑफ बीसीई, द अर्ली सेंचुरीज ऑफ एडी। ठीक है, तो मैं फिर से दोहरा देता हूँ, ये हम रचना काल की बात नहीं कर रहे ग्रंथ की, लिपि काल की बात कर रहे हैं, द टाइम ऑफ स्क्रिप्टिंग ऑफ अ सोर्स इन द फॉर्म दैट इट इज अवेलेबल टुडे, नॉट द टाइम ऑफ क्रिएशन। ठीक। अच्छा, मैंने ये बिंदु अचानक क्यों उठाया, ये आपको थोड़ा सा आगे चल के स्पष्ट हो जाएगा। आ, इन सब एग्जाम्पल्स के अलावा ईसा पूर्व की चौथी सदी में कौटिल्य का रचा अर्थशास्त्र आता है। पहली सदी ईसा पूर्व में कालिदास जी का मालविका अग्निमित्रम आता है। तो ऐसे कई ग्रंथों में राजपुत्र शब्द पढ़ने में आता है। जो हमने अभी तक कवर किया, इनसे एक इंडिकेशन आने लगता है कि राजपुत्र शब्द जो है ये न केवल सामूहिक रूप से प्रयोग होता है, इट इज़ यूज्ड इन अ ग्रुप कॉनोटेशन, बल्कि इसे क्षत्रिय शब्द की तरह काम में आते देखा जा सकता है, कि जहाँ समाज के एक वर्ग को राजपुत्र कहा गया है, ठीक वैसे ही जैसे दूसरे वर्गों को शूद्र और वैश्य कहा जाता है। सो बेसिकली राजपुत्र इक्वल्स क्षत्रिय। नाउ, अब मैं एक बार जो प्रतिहारों का विषय था पीछे, एक बार उस ओर चलते हैं। हुआ क्या है कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और टीवी डिबेट्स में हमारे होनहार आचार्य जी जैसे विद्वान लोग बार बार एक बात बोलते हैं कि प्रतिहार क्षत्रिय थे, पर क्षत्रिय तो जाति है ही नहीं, ये तो वर्ण है। क्षत्रिय नामक कोई जाति नहीं होती, भारत में महाभारत काल तक वर्ण व्यवस्था थी। क्षत्रिय केवल एक वर्ण है जिसमें गुजर जाट राजपूत आदि जातियां आती है, और गुजरों को भी क्षत्रिय का स्थान प्राप्त था। दैट्स द समरी ऑफ देयर क्लेम्स। देखिए, कुछ लोगों को लगता है कि पहले ऐसी व्यवस्था थी समाज में, मानो कोई व्यक्ति किसी भी कुल में जन्मे और वो कर्म जो चाहे कर सकता था, और उसी अनुसार समाज में उसकी पहचान भी परिवर्तित हो जाती, बदल जाती।
ऐसा तो नहीं कहा जा सकता कि इस पर हमेशा कोई प्रैक्टिकली कोई प्रतिबंध था इन्फोर्स, लेकिन जन्म के आधार पर व्यक्ति की पहचान और उससे जनित अपेक्षाएं, ये कितने गहरे हमारे प्राचीन समाज में स्थापित थे, एस्टैब्लिश थे। इसके बहुत से उदाहरण हैं, मैं केवल दो तीन से समझाने का प्रयास करूंगा। तो पहला एग्जाम्पल मैं महाभारत काल का ही लूंगा, क्योंकि आदरणीय आचार्य जी को लगता है कि महाभारत काल में केवल वर्ण व्यवस्था थी। महाभारत के अनुशासन पर्व में युधिष्ठिर और भीष्म पितामह की बातचीत का एक प्रसंग आता है। तो वहाँ युधिष्ठिर पितामह से पूछते हैं, महाराज नरेश्वर, यदि अन्य तीन वर्णों के लिए ब्राह्मणत्व प्राप्त करना अत्यंत कठिन है, तो क्षत्रिय कुल में उत्पन्न महात्मा विश्वामित्र ने कैसे ब्राह्मणत्व प्राप्त कर लिया? धर्मात्मन नरश्रेष्ठ पितामह, इस बात को मैं यथार्थ रूप से सुनना चाहता हूँ, आप मुझे बताइए। दैट्स द ट्रांसलेशन। अब यहाँ सिद्ध होता है कि क्षत्रिय शब्द का प्रयोग जन्मना हुआ है, ना कि वर्तमान जन्म में कर्म करके अपने आप को क्षत्रिय कहलवाया गया है। युधिष्ठिर जो है वो विश्वामित्र को क्या कह के आइडेंटिफाई करते हैं? क्षत्रिय कुल में उत्पन्न। अब अगर ऐसी कोई वर्ण परिवर्तन पद्धति उस समय प्रचलित थी, तो फिर उस समय वर्ण बदलना एक बहुत सरल मंडेन सा काम होता, कि जैसा कर्म वैसा वर्ण। और उस पर फिर महाभारत में युधिष्ठिर और भीष्म पितामह जैसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स के बीच कोई इस तरह का महत्वपूर्ण कन्वर्सेशन करने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन चूंकि विश्वामित्र जन्म से क्षत्रिय थे, इसलिए उनके ब्राह्मण बन जाने या माने जाने जैसी असाधारण बात पर युधिष्ठिर को अचंभा हुआ। जिज्ञासा हुई कि ये सब कैसे संभव हुआ। इसीलिए उनकी तरफ से ये महत्वपूर्ण प्रश्न भीष्म पितामह को आता है। तो ये जो संवाद था, इसके अलावा बहुत से स्थानों पर महाभारत स्पष्ट बताती है कि व्यक्ति का जन्म किस कुल, जाति, वर्ण, आप जिस भी नाम से उसे पुकारें, उसमें होता है। ये उसके अपने ही पूर्व जन्म के संस्कार निर्धारित करते हैं। पर मैं उस तरफ विस्तार में नहीं जाऊंगा, दैट विल डिविएट अस फ्रॉम द मेन टॉपिक, क्योंकि वर्ण व्यवस्था जो है ये कब किस रूप में थी हमारे इतिहास में, कब किस रूप में थी, ये एक लंबी बहस का विषय है और इस विवाद से सीधा नहीं जुड़ता। तो विल नॉट गो देयर। लेकिन आप महाभारत से आगे और महाभारत और मध्य युग के बीच के समय में भी जाएंगे, जो कि गौतम बुद्ध का काल है, जब पाली साहित्य लिखा गया, ईसा पूर्व की लास्ट सेंचुरीज, तब भी हमें जाति की भूमिका दिखाई देती है। एंड विल सी दैट। कहने का अर्थ ये है कि जातियां कोई कल की बात नहीं है, और जाति का अर्थ ही जन्म से होता है। जो जन्म आधारित है वही जाति है। वो जाति और किसी तरीके से डिराइव नहीं होती। अच्छा, जन्म जो है ये हमने गुर्जर विवाद पर हुई सीरीज के पिछले वीडियोस में बार बार देखा है कि जन्म कई कॉन्टेक्स्ट में देखा जा सकता है। व्यक्ति से जन्म, किसी कुल में जन्म, किसी देश में जन्म, किसी गुण विशेष से जन्म, या किसी जाति में जन्म। नेक्स्ट एविडेंस, 7वीं सदी ईस्वी के शुरुआत में जब चीनी यात्री हुएनसांग ये भारत आते हैं, तो उन्होंने गुर्जर देश विजिट किया था। वी हैव सीन दैट बिफोर। तो गुर्जर देश की राजधानी भीनमाल में बैठे युवा राजा को हुएनसांग ने जन्म से क्षत्रिय कहा है। जन्म से क्षत्रिय। तो जन्म से क्षत्रिय पहचान के अगर आप देखें तो और भी साक्ष्य हैं। ये ईसा पूर्व की सदियों में पाणिनि से मिल जाते हैं, और ईसवी की सदियों में जो विख्यात जैन विद्वान थे आचार्य हेमचंद्र, उनसे भी मिल जाते हैं। सो विल गो देयर, लेट्स गो देयर। जी, अब आप देख सकते हैं दोनों विद्वानों ने लिखा है, इट्स देयर ऑन योर स्क्रीन। टुवर्ड द लेफ्ट पाणिनि कहते हैं इन द एग्जाम्पल, क्षत्रस्यापत्यम क्षत्रिय। अब यहाँ जो अपत्य आया है, अपत्य से अर्थ होता है जन्म।
ठीक है, लीनिएज, एंसेस्ट्री, बर्थ। तो क्षत्रिय पहचान पाणिनि ने जन्म से डिराइव की है। ठीक है, और दाईं ओर अगर आप देखें तो ये 12वीं सदी में हेमचंद्र ने जो लिखा है, उन्होंने भी अपत्य और ईय प्रत्यय, इट्स सफिक्स, इनका उपयोग करते हुए पाणिनि को ही बेसिकली हेमचंद्र रिपीट करते हैं और बार बार उन्होंने ऐसा लिखा हेमचंद्र ने कि क्षत्रिय एक जाति है। तो इफ़ यू सी दी बॉटम राइट एग्जाम्पल, ये उन्होंने अपने ग्रंथ सिद्ध हेम शब्दानुशासन, उसमें हेमचंद्र ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य वगैरह को जाति की तरह ट्रीट करते हैं। ठीक है, तो क्षत्रिय का अर्थ केवल एक कर्म आधारित वर्ण हो, आचार्य जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्षत्रिय और ब्राह्मण जैसे शब्दों के जाति सूचक या जन्मना प्रयोग हमें महाभारत काल में भी मिल जाते हैं, और उसके बाद विद कंसिस्टेंसी पाणिनि काल, गौतम बुद्ध काल होते हुए ये हमें मिडिवल सेंचुरी तक भी मिल जाते हैं। अब मैं हमारे मुख्य विषय की तरफ वापस आऊँगा, जो हम एक हिस्टोरिक टाइमलाइन में राजपुत्र शब्द की जो यात्रा है, विल रिज्यूम दैट। तो ईसा पूर्व की दूसरी और पहली सदी में, द सेकेंड एंड फर्स्ट सेंचुरीज BCE, यानी गौतम बुद्ध के ठीक बाद का समय, इस समय बौद्धों की थेरवाद परंपरा में पाली साहित्य लिखा गया। तो बुद्ध के जीवन पर पाली में जो सुत्त पिटक लिखा गया, उसके 5वें भाग को खुद्दक निकाय कहा जाता है, और इस भाग में सुंदरिक भारद्वाज सुत्त नाम का एक छोटा सा वृत्तांत आता है। तो वहाँ क्या हुआ है, सुंदरिक भारद्वाज नाम के एक ब्राह्मण थे, वो बुद्ध को देखकर उनकी उत्पत्ति या एंसेस्ट्री जानने की जिज्ञासा करते हैं। ठीक है, तो उनके पास जाने से पहले जब ब्राह्मण देव उठते हैं तो क्या बोलते हुए या सोचते हुए उठते हैं, वो ब्राह्मण देव के शब्द मैंने यहाँ अंडरलाइन किए हैं। ही सेज जातिम पुच्छयंती, कि मैं जाकर उनसे उनकी जाति पूछता हूँ या उनकी वंशोत्पत्ति पूछता हूँ। फिर जब वो बुद्ध से जाकर प्रश्न करते हैं किम जच्चो भवान, तो उनका उत्तर क्या आता है वो पढ़िएगा। याद रखिए, सुंदरिक भारद्वाज ने जाति और उससे डिराइव्ड अन्य शब्दों का प्रयोग किया है, प्योरली बर्थ बेस्ड आइडेंटिटी। तो उत्तर में गौतम बुद्ध कहते हैं, न ब्राह्मणो नोम ही न राजपुत्तो न वैश्यानो उदकोचि नोम ही गौतम परिन्याय पुथुजनानम अकिंचनो मंत चरामि लोके। न मैं ब्राह्मण हूँ, न राजपूत, न वैश्य, न और कोई। मैं गोत्र से अलग होकर केवल अपने विवेक से इस जगत में विचरण करता हूँ। What he has basically said is that I don't identify myself with any of those birth-based identities like Brahman, Rajput, Vaishya, and Shudra. I dwell in this world purely by my own wisdom. तो यहाँ फिर से ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र जैसे समाज के बाकी वर्गों की तरह राजपुत्र नामक वर्ग का उल्लेख होता है। अगर आप इस कन्वर्सेशन के एंसेस्ट्री ड्रिवन कॉन्टेक्स्ट को और उसमें ब्राह्मण, वैश्य जैसे शब्दों को देखें तो स्पष्ट हो जाता है कि इनके साथ लगा शब्द राजपुत्तो, उसका भी समाज के बाकी वर्गों की तरह यहाँ जाति सूचक प्रयोग किया गया है। अब आपको याद होगा कि थोड़ी देर पहले हमने लिपि काल की बात की थी, द टाइम ऑफ स्क्रिप्टिंग ऑफ एनी सोर्स, राइट, कि ग्रंथ चाहे जब अस्तित्व में आया हो, पर उसकी जो प्रति अब उपलब्ध है वो कब उतारी गई, यानी लिपिबद्ध हुई, कब स्क्रिप्ट हुई। स्क्रिप्टिंग में क्या होता है कि समय के साथ भाषा और शब्दों के चयन में अंतर आ जाता है। तो कई बार यह तर्क उछलता है कि ग्रंथ की जिस प्रति से कोई शब्द लिया गया है, उस प्रति का स्क्रिप्टिंग यानी लिपिकाल बहुत बाद का है, तो शब्द के आधार पर जो कहा जा रहा है उसे बाद के काल का माना जाए, ऐसा कई बार कह दिया जाता है। तो थेरवाद बौद्धों का ये जो पाली साहित्य है जिससे हमने एग्जाम्पल लिया, ये तो स्क्रिप्ट भी ईसा पूर्व में ही हो गया था। इसका अर्थ ये हुआ कि राजपुत्र या राजपुत्तो शब्द का क्षत्रिय के पर्यायवाची सिनोनिम सा उपयोग
ये जन्म आधारित पहचान के रूप में ईसा पूर्व में ही प्रचलन में था, मोर देन 2000 ईयर्स अगो। इसके बाद ईसा पूर्व की अंतिम सदी तक हमें प्रश्नोपनिषद मिलता है। वहाँ एक श्लोक आता है, इट सेज, भगवान हिरण्यनाभः कौसल्यो राजपुत्रो मामुपेत्येतं प्रश्नम पृच्छद। इस पर टीका करते समय आदि शंकराचार्य अपने भाष्य में लिखते हैं, कौसल्यो राजपुत्रो जातितः क्षत्रियो, मीनिंग अ राजपुत्र ऑफ कोसल कंट्री, क्षत्रिय बाय बर्थ। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये आपके स्क्रीन पर नीचे की ओर जो उदाहरण है 2nd सेंचुरी एडी से है। अश्वघोष ने एक ग्रंथ लिखा था सौंदरानंद। उसमें एक जगह उल्लेख होता है कि ऋषि कपिल गौतम के आश्रम में इक्ष्वाकु वंश के कुछ राजपुत्र आकर रहने लगे। दैट्स व्हाट द वर्स सेज। अथ तेजस्वी सदनम तपाक्षेत्रम तमाश्रमम केचित इक्ष्वाकवो जगमु राजपुत्राः विवत्सवः। तो यहाँ अनेकों लोगों के लिए यानी बहुवचन में राजपुत्र शब्द का प्रयोग किया गया है, सो मोर देन 2। और उन राजपुत्रों का संबंध केवल एक क्षत्रिय वंश से बताया गया है, इक्ष्वाकु वंश। अगर ये उस समय के किसी राजा के पुत्र होते तो राजा का नाम आना स्वाभाविक था, पर यहाँ ऐसा कोई नाम नहीं आता। तो इस श्लोक के संदर्भ में भी, कॉन्टेक्स्ट में भी, किसी के राजकुमार या युवराज होने का कोई संकेत नहीं आता। तो ये लोग बस इक्ष्वाकु वंश के क्षत्रिय थे, पर शब्द जो प्रयोग हुआ है वो है राजपुत्र। तो राजपुत्र एक जन्म आधारित पहचान है। इतना स्पष्ट होता है, आप राजकुमार हो, राजा हो, ऋषि हो, जो भी हो, आप आगे क्या काम कर रहे हैं, किस स्थिति में हैं, इस सब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वो जो जन्म आधारित पहचान है और भूमि का स्वामित्व है, उसके कारण आप हमेशा राजपुत्र कहलाएंगे। आगे चलते हैं। अब इसके बाद गुप्त काल और लिच्छवी काल में जो शिलालेख हमें मिलते हैं, उनमें कई जगह राजपुत्र शब्द का उपयोग होता है। और ऐसे लोगों के लिए होता है जो उस समय किसी राजा महाराजा से जिनका जन्म का कोई संबंध नहीं था। तो इनमें से ज़्यादातर लोग जो हैं ये या तो किसी छोटे से क्षेत्र के एडमिनिस्ट्रेटर्स थे या मिडिल रैंक के कोई अधिकारी थे। तो उदाहरण के लिए एक शिलालेख लेंगे, लिच्छवी, जो सूर्यवंशी लिच्छवी राजा गंगदेव थे, उनका सिकुबाही शिलालेख है 6th सेंचुरी एडी से। तो इसमें 3 अधिकारियों को राजपुत्र कहा गया है, वज्ररथ, बभ्रवर्म और देशवर्म। इनमें से 2 को इस इंस्क्रिप्शन का दूतक भी कहा गया है। दूतक I'll explain in a while। अब इनमें से जो देशवर्म है ये बभ्रुवर्म के भतीजे थे। तो एक ने राजा गंगदेव के काल में सेवाएं दी और दूसरे ने उसके ठीक बाद जो महासामंत अंशुवर्म थे उनके समय में भी सेवाएं दी। तो इस तरह जनरेशन बाय जनरेशन चलती नोबल्स की एक श्रृंखला हमें दिखने लगती है। अब इसके बाद जो दाईं ओर आपको दिख रहा है, ये लिच्छवी राजा शिवदेव प्रथम के अधीन महासामंत अंशुवर्म के शासनकाल में नेपाल के ही सांगा गांव की पहाड़ी से एक शिलालेख मिलता है। तो इसमें गांव की लीडरशिप को एड्रेस किया गया है और शिलालेख में स्टेट को, राज्य को तेल देने के बदले गवर्नमेंट टैक्सेस में उन्हें छूट देने की बात की गई है। तो यहाँ मैंने शिलालेख की जो लास्ट लाइंस हैं वो दी है जो इस विषय में उपयोगी है। तो इन लाइंस में इस आदेश की पालना करवाने वाले दूतक का नाम दिया गया है जो कि राजपुत्र विक्रमसेन है, और उनका जो ऑफिशियल डेजिग्नेशन है, आधिकारिक पद, वो है सर्वदंड नायक, विच मीन्स सीनियर मिलिट्री ऑफिसर, लाइक अ मिलिट्री जनरल। ठीक है। अब इन सब से कुछ ही वर्षों बाद में एक और शिलालेख पशुपति मंदिर के पास से मिलता है। यहाँ अंशुवर्म के साथ एक राजपुत्र शूरसेन का वर्णन होता है इन द लास्ट लाइन्स। तो इस शिलालेख के जो राजपुत्र शूरसेन है वो, और पिछले शिलालेख के जो विक्रमसेन है, ये दोनों ही महासामंत अंशुवर्म के चरणों में
सबॉर्डिनेट्स की तरह नमस्कार करते हैं, दे बाउ टू हिम बेसिकली। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि शूरसेन और विक्रमसेन तब के राज परिवार से नहीं थे। ऑल्दो दे बीन कॉल्ड राजपुत्र बट दे वर नॉट फ्रॉम द रॉयल फैमिली। होते तो किसी सामंत को शिलालेख में लाइक सबॉर्डिनेट्स वो नमन नहीं कर रहे होते। अच्छा, राज परिवार के लोग कैसे थे? राज परिवार के व्यक्ति आपको देखने हो तो इसी शिलालेख से मिलते हैं युवराज उदयदेव। तो इनका सांगा शिलालेख की जो लास्ट लाइंस हैं उनमें युवराज उदयदेव का उल्लेख होता है, विच इज टुवर्ड द राइट ऑन योर स्लाइड। तो ये राजा शिवदेव के पुत्र थे, उदयदेव। और 621 ईस्वी के बाद में ये सिंहासन पर बैठे राजा शिवदेव के बाद। तो इन्हें युवराज शब्द से आइडेंटिफाई करके उस काल के और भी कई शिलालेख मिल जाते हैं। तो गुप्त काल और लिच्छवी काल में हमें ऐसे कई एग्जाम्पल्स मिल जाते हैं जहाँ शिलालेखों में, ताम्रपत्रों में न सिर्फ ऑफिसर्स को राजपुत्र कहा गया है, बल्कि पहले पिता को राजपुत्र कहा जाता है और फिर पुत्र को। ठीक है। अच्छा, अब मैं दूतक पर आता हूँ। जहाँ भी इन इंस्क्रिप्शंस और कॉपर प्लेट्स में दूतक का वर्णन होता है, ये उस अधिकारी को कहा जाता है जो राज आज्ञा को ग्राउंड जीरो पर एग्जीक्यूट करता है। जैसे अगर किसी शासक ने भूमि अनुदान किया यानी लैंड ग्रांट, तो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की तरह दूतक वहां जाकर रिसीवर को प्रैक्टिकली लैंड हैंड ओवर करवाता है, भूमि का नियंत्रण संबंधित व्यक्ति को दिलवाता है, और फिर इसकी आधिकारिक पुष्टि करता हुआ जो शिलालेख इंस्टॉल होता है वो उस इंस्टॉलेशन में एक विटनेस बनता है, एंड अकॉर्डिंगली ही इज रिकॉर्डेड एज द दूतक। तो दैट्स द प्रोसेस। मूविंग ऑन, व्हाट यूर सेइंग टुवर्ड द बॉटम, ये लगन खेल के बटुक भैरव मंदिर का एक शिलालेख है। व्हाट इज हैपनिंग हियर इज जनार्दन वर्म नाम के एक सामंत थे। उन्होंने, दिस इज फ्रॉम द मिडिल 7th सेंचुरी, तो उन्होंने पानी की छोटी नहरों के लिए दान किया। और दान करने पर जो ये जो शिलालेख लगाया गया उसमें उनका परिचय देते हुए उन्हें राजपुत्र कहा गया है, जनार्दन वर्म को। मूविंग ऑन, दिस इज रिगार्डिंग दी बख्शाली मैन्युस्क्रिप्ट। तो पेशावर के पास बख्शाली नाम के एक गांव से 8वीं सदी की एक मैन्युस्क्रिप्ट मिलती है, विच इज नोन एज बख्शाली मैन्युस्क्रिप्ट। इसमें एक राजा के 2 सेवकों का उल्लेख आता है जिन्हें राजपुत्र कहा गया है। लेट मी रिपीट, राजपुत्र यहाँ राजा के सैलरी क्लास एम्प्लॉयज को कहा गया है। इट गोस राजपुत्रो द्वयो के नृपति सेव्य संतीव है। ठीक है। तो 8वीं सदी के ही कुछ डॉक्यूमेंट्स लेख पद्धति नाम के एक कंपाइलेशन में मिलते हैं। तो अब उस ओर चलते हैं। राइट, इन डॉक्यूमेंट्स में और लेख पद्धति के कंपाइलेशन में और भी कई डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं जिनमें जगह जगह राजपुत्र नाम की एक सोशल जेंट्री का उल्लेख होता है। I'll take just one example, which is there on your screen. It's called राणक पत्तला, जो कि 8वीं सदी का है। तो इसमें एक सिस्टम का उल्लेख होता है कि राजपुत्र लोग अपने राणक से जागीर प्राप्त करने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, और ऐसे हर राजपुत्र को फिर एक गांव दिया जाता है जिससे वो एडमिनिस्टर करेंगे, रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे, और ज़रूरत पड़ने पर अपनी छोटी सी सेना के रूप में राणक और उसके ऊपर जो भी है राजा वगैरह उन्हें मिलिट्री एड देंगे राजपुत्र। सो ऑल दैट इज मेंशन्ड इन दी राणक पत्तला। ठीक है। तो यहाँ हमें एक फ्यूडल सिस्टम का जो इस्टेब्लिशमेंट है या क्रिएशन है उसके साइंस दिखते हैं। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में हम आगे की एविडेंस और उस पर आधारित कुछ इन्फ्रेंसेस को कवर करेंगे। पर तब तक के लिए अनुमति। प्रणाम।